वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। वी आर स्टडिंग मेटलर्जी फ्रॉम साइंस 1 टेक्स्ट बुक क्लास 10th SSC board and this is lecture number 3. In this lecture we are going to study about reaction of metal with non-metal and हम पढ़ने वाले हैं chemical properties of non-metal। हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन डिटेल। मैं आपको समझाऊंगा ये सब एक अलग तरीके से कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके। तो आपको क्या करना है, पहले ही लाइक करना है और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना है, आपके दोस्तों में शेयर करना है। तो फटाफट शुरू करते हैं। तो अब देखते हैं ये मेटल की नॉन मेटल के साथ रिएक्शन। आपको पता है कि मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नॉन मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये मेटल जो है उनको डोनेट करना यानी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से डोनेट करना आसान जाता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो उसके कारण पॉजिटिव आयन यानी कैटायन फॉर्म होते हैं। और नॉन मेटल जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और इसके कारण उनके ऊपर निगेटिव चार्ज बढ़ता है यानी वो एनायन फॉर्म करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? बिकॉज एवरी एलिमेंट ट्राइज टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। अपने नियरेस्ट नोबल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये नोबल गैस क्या होते हैं? नोबल गैस यानी जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑक्टेट या डुप्लेट से कंप्लीट है। डुप्लेट यानी हीलियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी हीलियम एटम, और ऑक्टेट यानी नियॉन के बाद के जितने भी नोबल एलिमेंट हैं वो क्या हैं, दे हैव कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट। इसका मतलब है कि दे डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी हर एक एटम भी स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबल होने के लिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है टू अटेन दैट स्टेबल स्टेट। तो इस चक्कर में क्या होता है कि जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है यानी कैटायन फॉर्म होता है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। और जो नॉन मेटल है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने के चक्कर में उनके ऊपर निगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। अभी एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर निगेटिव चार्ज, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसके कारण वो एक दूसरे के साथ रहते हैं ड्यू टू दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और आयोनिक फोर्स, और यू कैन से दैट द आयोनिक बॉन्ड, और इसके कारण बनते हैं आयोनिक कंपाउंड। जैसे कि मैं आपको यहां एक्सपेरिमेंट में दिखा रहा हूं, ये हमारे पास सोडियम है और ये जो फ्लास्क है इसमें मैंने क्या रखा है, इसमें मैंने क्लोरीन गैस रखा है। जब मैं ये सोडियम को क्लोरीन गैस में डालूं तो ये ऐसे बर्न होगा और ये व्हाइट फ्यूम जैसा सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। इट इज सोडियम क्लोराइड साल्ट। सिमिलरली यदि मैं पोटेशियम को लेता हूं इसके जगह, सोडियम के जगह पे, तो ये पोटेशियम जब मैं क्लोरीन गैस में रखता हूं और जब वो बर्न होता है तो फॉर्म होता है पोटेशियम क्लोराइड साल्ट। सिमिलरली मैग्नीशियम रिबन इफ kept in a chlorine gas and heated up to 650 डिग्री सेल्सियस, जैसे मैं यहां बर्नर से हिट कर रहा हूं तो इससे फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड फ्यूम इनसाइड। आर यू गेटिंग दिस? ओके, सो यहां से यह समझ में आ जाता है कि मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड यानी साल्ट फॉर्म होता है। यह क्लियर हो गया? आगे कुछ तूफान ही करते हैं और नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। नॉन मेटल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखे तो उसमें ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन ये नॉन मेटल की आदत है, क्योंकि क्या आदत है, उनको आदत है इलेक्ट्रॉन लेने की और इसके कारण वो निगेटिव हो जाते हैं, और दैट्स वाई हम बोलते हैं कि दीज नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिव।
तो चलो फटाफट से समझते हैं कि ये नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे तो क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नॉन मेटल जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो उनके एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म होते हैं, कभी कभी न्यूट्रल ऑक्साइड भी फॉर्म होते हैं। जैसे कि कार्बन की बात करें तो कार्बन इफ बर्न एंड बर्निंग कार्बन इफ केप्ट इन दैट गैस जार विच कंटेन द ऑक्सीजन, तो क्या हो रहा है, इट इज बर्निंग विथ अ ब्राइट फ्लेम। एंड इसके साथ क्या हो रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे समझें। तो नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है, नीचे क्या है, ये लाइम वाटर था, अब वो कैसे होने लगा है, मिल्की होने लगा है। सो इसका मतलब है कि कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के संपर्क में जलाते हैं और कंप्लीट कंबशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जिससे हमें यह समझ में आ जाता है कि लाइम वाटर मिल्की हो गया है। यहां तक क्लियर हो गया है, गुड। और जब ये कार्बन लेस ऑक्सीजन में यानी पार्शियल कंबशन होता है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। समझ आ गया यहां तक, गुड। और सल्फर को वैसे ही अभी डीफ्लैग्रेटिंग स्पून में मैं ले रहा हूं, उसको बर्न कर रहा हूं। जब वो बर्निंग होने लगा तब अभी मैं ये गैस जार यानी जहां ऑक्सीजन है उसमें जब मैं डाल रहा हूं तो क्या हो रहा है, इट इज बर्निंग विथ अ ब्लू फ्लेम एंड फॉर्म what that sulfur dioxide. This sulfur dioxide is toxic, so carefully do this experiment at your school laboratory or otherwise don't do this at your home. अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन होती है। नॉर्मली बच्चे लोग नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं, एक्सेप्शन है, जैसे कि हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। तो ये क्लोरीन जब वाटर से पास करते हैं तो क्या होता है कि वो वाटर जो है ना, देखो ये यहाँ बबल्स निकलने लगे हैं और बाद में थोड़ा सा मतलब कुछ कलर वगैरह इतना चेंज नहीं हुआ है, ओके। तो क्या हुआ है, HOCl एंड HCl फॉर्म हो गया है। HOCl को क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड, और दूसरा हो गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बस दोनों ही मिक्सचर फॉर्म हो गया है, आप समझ रहे हो, गुड। और ये जो नॉन मेटल है, क्या ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं, नॉर्मली नहीं होते हैं, लेकिन समझो हैलोजन रिएक्ट होते हैं। जैसे ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ जब रिएक्ट होगा, ये क्लोरीन गैस में हाइड्रोब्रोमिक एसिड में डाल रहा हूं तो क्या होगा, HCl एंड ब्रोमीन फॉर्म होगा। आप समझ रहे हो, इसमें क्या हो गया कि हाइड्रोब्रोमिक एसिड से ब्रोमीन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। इसका मतलब है कि यहां ऑक्सीडेशन हो गया और ये ऑक्सीडेशन किया जिसने क्लोरीन ने, और इसके कारण क्लोरीन बना ये ऑक्सीडेंट। आप समझ रहे हो, गुड। और क्या ये नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होते हैं, लेकिन उनको कुछ कंडीशंस लगती। क्या कंडीशंस है, प्रॉपर टेम्परेचर होगा, प्रॉपर प्रेशर होगा, या कैटालिस्ट का इस्तेमाल होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन के साथ भी वो रिएक्ट होते हैं। जैसे कि सल्फर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है और हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म होता है, और नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है और अमोनिया फॉर्म होता है। यहां तक क्लियर हो गया है, गुड। तो आगे देखते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। तो ये आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जब मेटल और नॉन मेटल दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। यानी मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे कम टुगेदर एंड फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। सो आयोनिक कंपाउंड आर फॉर्म बाय आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो ये आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं, आयोनिक बॉन्ड मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे आप यहां देख रहे हो क्लोरीन और सोडियम में कितने ऐसे अट्रैक्शन आप देख रहे हो। तो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन of sodium and anion of chlorine
यानी क्लोराइड आनायन इज कॉल्ड एज अ आयोनिक बॉन्ड, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सोडियम टू नॉन मेटल क्लोरीन इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। समझ रहे हो? गुड। नेक्स्ट है आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है कि आयोनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं? बाय कैटायन एंड एनायन। अब कैटायन कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जैसे आप यहां देख रहे हो, और एनायन क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जो नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन होते हैं उस पर्टिकुलर कंपाउंड में, जैसे कि सोडियम क्लोराइड या किसी भी क्लोराइड की बात करें या किसी भी आयोनिक कंपाउंड की बात करें, तो क्या होता है? उनके ऊपर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? इस प्रकार होता है कि पॉजिटिव चार्ज बैलेंसेस द नेगेटिव चार्ज, एंड दैट्स व्हाई द आयोनिक कंपाउंड आर इलेक्ट्रिकली neutral. So why ionic compounds are electrically neutral? The complete answer is here in front of you. Is it clear? दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये आयोनिक कंपाउंड जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होते हैं। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एंड निगेटिवली चार्ज आयोन की जो साइज है वो अलग अलग होती है। और होता क्या है कि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के साथ अटैच होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज उसके बीच में गैप होता है। समझ रहे हैं? इसके कारण उनको एक पर्टिकुलर शेप आता है। दूसरा एक रीजन है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन दिस। ये क्लियर हो गया? अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है इन दैट नेबरिंग आयॉन्स with the opposite charges, it's very strong, and that's why they have high melting point and they are hard as well. तो हम देखेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं? तो आपको पता है सभी आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। अब ये सॉलिड और हार्ड क्यों होते हैं? तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन कैटायन एंड एनायन। बट यदि आप उसको प्रेशर अप्लाई करें तो वो ब्रेक होते हैं, वो ब्रिटल है। ऐसा क्यों होता है? मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सोडियम क्लोराइड का एक आयोनिक कंपाउंड का एक पर्टिकुलर पार्ट हमने लिया है, जिसमें सोडियम पॉजिटिव क्लोराइड निगेटिव आयन एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। अब मैं इसको जब हैमर से क्या कर रहा हूं, हैमरिंग कर रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है? जब फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होता है? उनकी जो अलाइनमेंट है वो चेंज हो जाती है और पॉजिटिव पॉजिटिव आयन निगेटिव निगेटिव आयन एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। जब वो कांटेक्ट में आ जाते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और ऐसे यहां जब ऐसे ब्रेकिंग हो रहा है यानी क्रैकिंग हो रहा है, और इसके कारण वो ब्रेक होते हैं और इसके कारण वो ब्रिटल है। समझ रहे हो? बहुत बार ये क्वेश्चन होता है आपके दिमाग में कि यार ये हार्ड भी बोल रहे हैं और ये ब्रिटल भी बोल रहे हैं, तो ऐसा क्यों? तो इसके पीछे की वजह ये है, ये हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल भी होते हैं। जब उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो वो उनको क्रैक जाता है। समझ रहे हैं? ये ब्रिटलनेस इज अपोजिट ऑफ द मेलिएबिलिटी, इसको समझना जरूरी है। मेलिएबल यानी जब हम उसको हैमरिंग करते हैं जो मेटल को, तो वो क्या होते हैं? थिन शीट में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन उनके ही कंपाउंड को यदि हम हैमरिंग करें तो वो क्रैक होते हैं, ब्रेक होते हैं। इसको हम ब्रिटलनेस बोलते हैं। थोड़ा डिटेल में समझाया आपको। अब उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई क्यों होता है? क्योंकि जब हम उसको हीट देते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हीट लगती है, उनके अंदर जो स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड होते हैं ना, उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है, एंड दैट्स व्हाई दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन दूसरे बाजू से देखा जाए तो वाटर में वो सोल्यूबल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये वाटर है और इसमें जब मैं ये सोडियम क्लोराइड डाल रहा हूँ तो हो क्या रहा है कि
आपको वाटर पता है वाटर किससे बना हुआ होता है? वाटर इज अ H2O, यानी H2 यानी हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड जिसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, यानी वो क्या है? पोलर बॉन्ड है। उसको हम क्या बोलते हैं? पोलर बॉन्ड। तो ये पोलर बॉन्ड क्या करते हैं? ये सोडियम क्लोराइड के पास जाते हैं और फिर क्या होता है कि अब सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। अब मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? तो निगेटिव चार्ज है, डेल्टा नेगेटिव। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन का पार्ट जो है वो क्लोरीन को अटैच हो जाता है और उसको बाजू हटा देता है, चल मेरे साथ। और ये जो ऑक्सीजन है वो सोडियम को अपने साथ लेके जाता है। फिर उनके साथ जो पहली वाली जो बॉन्डिंग थी वो टूट जाती है और इसके कारण वो डिसोसिएट हो जाते हैं। दिस इज द रीजन कि दे आर सोल्युबल इन वाटर। लेकिन यदि उनको हम केरोसिन में या कोई भी ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाले तो क्या हो जाएगा? दे विल नॉट डिसोसिएट। द रीजन बिहाइंड इट कि उनमें क्या नहीं होता है? पोलर बॉन्ड नहीं होते हैं, बिकॉज द केरोसिन इज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। उसमें नॉन पोलर ऑर्गेनिक या उसको हम नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी बोलते हैं या नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं उसमें। समझ रहे हो? गुड। और सॉलिड स्टेट में यदि हम उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, यहाँ एक एक्सपेरिमेंट करो, सॉलिड सोडियम क्लोराइड ले लो, उसको इस प्रकार के निगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये बैटरी, ये सब कनेक्ट करो, लाइट कनेक्ट करो। क्या लगता है? नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होती, आयन ही नहीं, फ्री आयन ही नहीं है। लेकिन दूसरा, जब हम उसको वाटर में ऐड करते हैं और जब आप देखेंगे कि वाटर में कैसे हो रहा है, इसके बाहर मैंने आपको एक्सपोज करके दिखाया है कि कैसे पॉजिटिव और निगेटिव आयन बन गए हैं। और व्हेन वी switch on, what happened? The electric bulb glows. The reason behind it कि in aqueous state, और वैसे ही हम फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट में भी उनको देख सकते हैं कि they can conduct electricity। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया है। and that's why हम बोल सकते हैं कि ionic compounds are electrolytes। अब वाटर सिर्फ नॉन आयोनिक है। जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब क्या है? आयोनिक कंपाउंड है। उनके मेल्टिंग पॉइंट भी दिए हुए हैं। ये चार्ट आपके सामने है, ये चार्ट से आप समझ लेना। तो आपको पता है वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 है और यदि उसका बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस है। जिंक क्लोराइड का भी दिया है 290, 732 और ऐसे बाकी सबका दिया हुआ है। यू कैन रीड इट बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी टू रीड, बट मैं आपके लिए दे रहा हूं यहां प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड रिकैप। क्या है? तो सबसे पहले कि ionic compounds are in a solid state, they are hard but brittle as well. They have high melting and boiling point. They are soluble in water, insoluble in organic solvent like kerosene. They can conduct electricity only in aqueous state, but not conduct electricity in solid state. And that's why we can say the ionic compounds are electrolyte. आपको बात समझ में आ रही है और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा। टेक्निकल टर्म्स है, अच्छी तरीके से समझना, वीडियो को बार बार घुमा फिरा के देखना और ऐसा करते करते आपके दोस्तों में भी शेयर करना। कमेंट बॉक्स में लिखना हाउ डिड यू फील बाय वॉचिंग दिस वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग चीजें देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय लर्निंग विथ मी।